नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं बढ़िया, मस्त, एकदम बिंदास हो गए आप लोग, एकदम भोकाल मचा रखे होगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। खैर, स्वागत करता हूं मैं डीसी मिश्रा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए रोज शाम को 6 बजे आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एसएससी जीडी की परीक्षा, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट है। 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों से ही पूछे जाते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चंस कैसे हैं, उन 20 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आज के सेट में मिलेंगे हम लोगों को, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को समझते हुए आज के क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करना करते हैं शुरू। रीजनिंग एक्सप्रेस की गाड़ी चल चुकी है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सत्र का हम सभी के सामने। भैया एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्लास को शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में फैक्टर को DBGTQV करके लिखा गया है, फैमिली को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फादर का कोड क्या होगा हमसे जानना चाहता है। ठीक, तो आओ जरा चेक करते हैं। फैक्टर का कोड दिया गया है DBGTQ और V। क्या लॉजिक लग रहा होगा इसमें? अगर हम लोग लॉजिकली चलते हैं तो F से D माइनस का 2 हो रहा है, A से B प्लस का 1, C से G प्लस का 4, -2 प्लस का 1 प्लस का 4, T से T एज इट इज। नहीं, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। कोई और लॉजिक लगाया जाए, आगे पीछे चला जाए, अगर अपोजिट करेंगे तो भी नहीं होगा। भैया ये होगा, जरा देखो ध्यान से। F से G, F की प्लेस वैल्यू 6, G के साथ F से G प्लस का 1, C से D प्लस का 1 और A से B प्लस का 1। 6 लेटर हैं, 3-3 के पार्ट में ब्रेक किया तो पहले पार्ट में प्लस का 1 चला है। दूसरे पार्ट में अगर चेक करते हैं तो R से T प्लस का 2 है, T से V प्लस का 2 है और O से Q प्लस का 2। ठीक, तो सिंपल सा एक लॉजिक मिला। 6 अक्षर हैं शब्द में, 3-3 के पार्ट में ब्रेक करना है। पहले 3 में रिवर्स ऑर्डर में प्लस का 1 और दूसरे 3 में रिवर्स ऑर्डर में प्लस का 2 लगाना है। तो भैया किसका कोड पूछा है? फादर का। आओ जरा फादर का कोड निकालें। अब अगर हम फादर का कोड निकालते हैं तो T प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? U, A से B और F से G आ जाएगा। U, B, G दोनों ऑप्शंस हैं। यहां पर करेंगे तो R से T आएगा, E से G आएगा और H से क्या आएगा? J आ जाएगा। T, G, J किधर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आज के सत्र का कोडिंग डिकोडिंग से हुआ शुरू। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, तो कागज की तह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का यह क्वेश्चन हम सबके सामने। एक पेपर है, उसको मोड़ा गया है पहले इस तरफ, फिर नीचे की ओर मोड़ा गया है और ये डिजाइन काटा गया है 2 स्टार और एक सर्कल का। ठीक, कहता है कि इस पेपर को जब ओपन करेंगे तो ये पेपर कैसा दिखेगा, ओपन करने पर ये कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो जैसे जैसे फोल्ड किया गया अनफोल्ड कर दें, ये स्टार, सर्कल और ये स्टार है, तो इधर सर्कल आएगा, इधर स्टार आएगा और इधर स्टार आएगा। सिमिलरली ऊपर में इधर 2 सर्कल आएंगे, एक स्टार इधर, एक स्टार इधर, एक स्टार इधर और एक स्टार इधर। ऐसा फिगर कहां नजर आ रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में ये फिगर है। इसके अलावा तो ऐसा फिगर हमको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो डी हमारे प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, आओ अगले प्लेटफॉर्म पर चलें भैया। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एसएससी जीडी की परीक्षा में, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये पूछा ही पूछा जाएगा, ये वो क्वेश्चन है। तो फिर से 5 शब्द हमको दिए गए हैं, मैनर, मैनेज, मस्कुलिन, मैजिक और मैटर करके। इन 5 शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। ठीक, यदि अरेंज करना शुरू करते हैं तो एमए
पहले दो अक्षर हर जगह पर कॉमन है, फिर N, N, S, G और T। तो N, S, G और T में अल्फाबेटिकली सबसे पहले G अरेंज होगा कि नहीं होगा? तो G यानी कि सबसे पहले मैजिक को अरेंज कर देंगे। अब G के बाद कौन अरेंज होगा? N। तो N में ये दो अक्षर शब्द हैं, मैनर और मैनेज, तो N और N तो दोनों जगह पर कॉमन है। अगला लेटर चेक किया तो यहां पर N और यहां पर A है। अब N और A में पहले कौन अरेंज होता है? A। तो पहले मैनेज को अरेंज कर लेंगे और 4-2 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर A हमारा उत्तर। मैनेज के बाद करेंगे मैनर को, मैनर के बाद करेंगे मस्कुलिन को और सबसे अंत में करेंगे मैटर को। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ओके, आओ अगला क्वेश्चन पकड़ा जाए। नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ये अंत में लगा हुआ है। श्रृंखला अगर पढ़ते हैं तो 1 से 20 से शुरू है, फिर 121, 128, 141 और 160। मल्टीपल चलेगा नहीं किसी हाल में, प्लस और माइनस चलेगा। तो प्लस और माइनस में क्या चल रहा है जरा इसको पकड़ा जाए। ठीक, तो यहां पर 20 से 21 ये प्लस का 1 होता है। 21 से 28 अगर चलते हैं तो ये प्लस का 7 होता हुआ नजर आता है। 28 से 41, 28 2 30 और 11 यानी प्लस का 13 नजर आता है और यहां पर प्लस का 19 नजर आता है। तो आगे क्या होगा? सीधे सीधे देखो बन रहा है 1 से 7, 1 से 7 कितने का अंतर है? 6 का। 7 से 13 6 का अंतर है, 7 6 13, 13 से 19 6 का अंतर है। तो अगली बार 19 और 6 25 का अंतर होगा कि नहीं होगा? और यदि हम 160 में 25 को जोड़ दें तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए? 185। किधर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। एसएससी जीडी की परीक्षा में रीजनिंग बहुत आसान नहीं आती है, पर आसान आती है। मॉडरेट टू एवरेज टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन से मॉडरेट थोड़े अच्छे क्वेश्चन तक रीजनिंग पूछी जाती है एसएससी जीडी की परीक्षा में। लेकिन सबसे जरूरी और मुद्दे की बात यह है कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये 20 क्वेश्चन आपको 12 से 13 मिनट में करने हैं। मैक्स खींचोगे तो 1 से 2 मिनट और बढ़ा लो, 15 मिनट बस। वैसे तो 12 से 13 मिनट में इन 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और ऐसे सॉल्व करना है कि एक्यूरेसी 100% आए। ठीक, रीजनिंग वो विषय है जो आपको मार्किंग आपकी अच्छी कर देता है, मार्क्स आपके बढ़ा देता है और सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करता है। ठीक, तो 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, सही करने और कम समय में करने हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले भैया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, यदि अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन मिसिंग टर्म का आया है। 3 4 6 13 27 क्वेश्चन मार्क और 4 11 31। 4 से 6, 3 से 4 प्लस का 1 ना कतई नहीं बनेगा। 3 दूनी 6, 4 ना बिल्कुल नहीं बनेगा। कॉलम वाइज तो नहीं बन पा रहा है, रो वाइज चल करके देखा जाए। कॉलम वाइज नहीं बन पा रहा तो रो वाइज चल करके देखते हैं। अगर रो वाइज इसको बनाते हैं तो 3 और 4 में ऐसा क्या करें कि 13 मिल जाए। 11 और 4 में ऐसा क्या करें कि 27 मिल जाए। चार 3 7 दूनी 14 -1 13, लेकिन ये 11 4 15 दूनी 30 -3 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 3 दूनी 6, 7 13, 4 दूनी 8 नहीं बनेगा। 4 3 12 करो तो 12 15 ये बन जाएगा। और देखो जरा क्या लॉजिक मिला है। लॉजिक ये मिला है कि जो पहला अंक है, ठीक है, क्या है 3, इससे 1 कम करो। ठीक है, तो 3 में से 1 कम करो तो कितना आता है 2, उसका क्या करो गुणा आपस में, और फिर क्या करो जोड़ो, किसको
पहली संख्या और अंतिम संख्या को यदि जोड़ दें, 4 + 3 करें तो 3 दूनी 6 + 7 कितना आता है 13। ये किसके बराबर आता है 13 के बराबर, यानी बीच वाली संख्या के बराबर आता है। सिमिलरली 4 से 1 कम क्या होगा 3, तो 4 तियां कितना होगा 12 और 11 + 4 कितना होगा 15, तो 12 15 कितना होगा 27। सिमिलर पैटर्न में 6 पंचे कितना आएगा 30 और 31 + 6 कितना होता है 37, तो 30 और 37 कितना हो जाएगा 67, जो कि ऑप्शन में भी हमको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 67 हमारे प्रश्न का देवियों और सज्जनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। सीरीज लेकिन नॉन वर्बल, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आओ जरा सीरीज को पकड़ते हैं। पहले सीरीज पकड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये x बना है, फिर ये एरो बना है, फिर ये इक्वल बना है और फिर ये c बना है। ये पहली आकृति है। जब यहां से यहां पर, यानी कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में जब हम चलते हैं तो हो क्या रहा है, नीचे वाले दोनों इक्वल और सी कहां पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। ठीक है, इक्वल और सी ऊपर पहुंच गए। ये x और ये एरो ये कहां पर आए, नीचे। ठीक है, तो इनको नीचे की ओर रखा गया। x पहले आएगा, फिर ये एरो आएगा, लेकिन इसकी जगह एक नया सिंबल यूज किया गया m। ठीक है, इसकी जगह एक नया सिंबल m यूज किया गया। आगे देखते हैं क्या सेम पैटर्न हमको मिलता है क्या। अगर हम दूसरी से तीसरी आकृति में जाते हैं तो ये दोनों जो आकृतियां हैं, अब ये दोनों आकृतियां ऊपर जानी चाहिए, तो देखो m और एरो दोनों आकृतियां ऊपर चली गई कि नहीं चली गई। ठीक है, यदि m और एरो दोनों आकृतियां ऊपर चली गई तो आगे क्या होगा, ये जो हमारे पास में नीचे वाली ऊपर वाली जो दो आकृतियां ये चेंज होगी। तो देखो इक्वल को स्टार से चेंज किया और सी एज इट इज आया है। सिमिलर पैटर्न में अगली बार इन दोनों आकृतियों यानी स्टार और सी को ऊपर रखा, m को s से चेंज किया और ये एरो एज इट इज है। तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या करेंगे, ये वाली जो दोनों आकृतियां हैं इनको ऊपर ले जाएंगे, s यहां पर और एरो यहां पर आएगा, स्टार बदल जाएगा किसी दूसरी आकृति से और नीचे कौन आएगा c। तो s सबसे ऊपर, फिर एरो और फिर सबसे अंत में c। ऐसा हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बीच में t आया हुआ है नया। ठीक, जबकि बी में स्टार को यूज किया है, स्टार को यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी यूज हो चुका था। यहां पर सी को ऊपर और टी को नीचे कर दिया, जबकि ये चेंज होगा, सी उत्तर नहीं होगा। यहां पर एरो को चेंज कर दिया तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन कभी कभी फंसाता है, कभी कभी क्या मैं बोलूंगा अक्सर फंसाता है। ठीक है, अगर एवरेज लेवल का भी क्वेश्चन है तो अक्सर वो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है नॉन वर्बल सीरीज का। इसलिए बेहतर है जो अप्रोच है वो क्या होती है कि जितने भी फिगर दिए गए हैं उन सभी फिगर्स को एक एक करके एनालाइज करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के साथ है ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में संबंध पूछा है कि ई ए से कैसे संबंधित है। इक्वेशन जो दी गई उसका फैमिली ट्री बना लेंगे, ए हैश बी प्लस सी एंड डी माइनस ई करके। और स्टेटमेंट क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए के पिता है। ये बैकवर्ड में चल रहा है, ए प्लस बी दिया है, लेकिन ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि बी ए के पिता है। तो रिलेशन जो है वो बैकवर्ड चल रहा है, तो फैमिली ट्री बैकवर्ड वाली बनेगी। ठीक, तो अगर हम यहां पर चलेंगे कि ए हैश बी, तो हैश का अर्थ क्या दिया है कि बी ए की बहन है। तो ए हैश बी का अर्थ क्या हो जाएगा कि बी बहन है, किसकी बहन है, ए की बहन है। ठीक, फिर b प्लस सी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्लस का अर्थ क्या है, b ए के पिता हैं, तो b प्लस सी का अर्थ हो जाएगा कि c b के पिता हैं। तो c किसके पिता हैं, b के पिता हैं, ये हो जाएगा। फिर c एंड d का मतलब क्या हो जाएगा, तो एंड का मतलब दिया है b ए की पत्नी है, तो c एंड d का मतलब हो जाएगा कि d c की पत्नी है। तो d कौन हो जाएगी, c की पत्नी हो जाएगी। ठीक,
और माइनस का अर्थ दिया हुआ है माता, यानी डी माइनस ई का अर्थ होगा कि ई डी की माता है, तो ई कौन हो जाएगी, ई डी की माता हो जाएगी। ये इसका फिगर बनेगा एकमात्र। ठीक, अब उसने कहा है क्या कि ई का ए से क्या संबंध है, सीधे सीधे दिख रहा है कि ई ए की नानी होगी। क्यों? क्योंकि ए किसका सिबलिंग है, बी का, बी किसकी बेटी है, सी की, तो सी और किसके पिता होंगे, ए के, सी की पत्नी कौन है, डी, तो डी ए की माता हो जाएगी, तो डी माता है ए की और ई डी की माता है, तो ई ए के लिए उसकी नानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए, नानी इज राइट आंसर। ठीक, पासा डाइस का क्वेश्चन आया है। एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, हरा सफेद लाल, लाल सफेद नीला। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्या पूछ रहा है, हरे के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, जिस फेस पर हरा लिखा हुआ है उसके अपोजिट फेस पर कौन आएगा। अगर हम डाइस को देखते हैं, दो डाइस दी गई हैं, कंपेयर कर लें अगर, तो हरा सफेद लाल, लाल सफेद और नीला, सफेद और लाल यहां पर भी दिया हुआ है, सफेद और लाल यहां पर भी दिया हुआ है। यदि दो डाइस दी गई हैं और दोनों डाइसेस में कोई दो फेसेस आपस में समान है, कॉमन है, जैसे यहां पर दो डाइस दी गई और उसमें सफेद और लाल दो फेसेस ऐसे हैं जो आपस में समान हैं, तो बचे हुए फेसेस आपस में अपोजिट हो जाते हैं, यानी हरा और नीला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, नीला, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में मिलेगा एसएससी जीडी की। ठीक है, तो 6 लड़कियां हैं, एक सर्कल में बैठी हैं। इसके बाद उसने कुछ कुछ कंडीशंस दी हैं। पूछा क्या है, कहता है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और इस सर्कल में जरा 6 लोगों को बैठा लेते हैं। सभी 6 के 6 लोग सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। ठीक, कहता है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। किसके, आर के बाईं ओर। तो आर को यहां अगर मैंने बैठाया, ठीक है, तो एस कहां पर है, आर के बाईं ओर। तो अगर आर यहां पर है तो बायां पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर यहां पर कौन आ गया, एस। तो एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कहता है पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी कहां पर है, आर के दाईं ओर ठीक बगल में। तो आर के दाईं ओर ठीक बगल में पी, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो ये पी कहां पर है, पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाईं ओर। तो यहां पर जब डी को अरेंज करेंगे तभी तो उसके ठीक बाईं ओर पी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, पूछा क्या है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, दैट मींस डी के जस्ट अपोजिट कौन आएगा, जानना चाहता है। फिर कहता है कि एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। एम कहां पर है, आर के बाईं ओर ठीक बगल में। यहां पर कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है, यानी आर के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एम। और यही उसने हमसे पूछा है कि भैया डी के ठीक बाएं कौन बैठेगा, तीसरे बाएं, सॉरी, डी के तीसरे बाएं स्थान पर। तो पहले, दूसरे, तीसरे बाएं स्थान पर एम बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, और कौन बच रहा है, के, तो के को यहां बैठा लो। ठीक, बस इतनी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न को पकड़ा जाए। सिलोगिज्म, किसका क्वेश्चन आया है, सिलोगिज्म का। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे सेब हैं। फिगर बनाते हैं। सभी डिब्बे क्या हैं, कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं, कुछ चूहे क्या हैं, सेब हैं। एसएससी की परीक्षा में जब जब कुत्ता, बिल्ली और चूहा, अगर ये 3 लोग नहीं आए तो ये मान करके चलो कि परीक्षा आप एसएससी की नहीं दे रहे, कोई और परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, निश्चित है कि एसएससी की परीक्षा में कुत्ते, चूहे, बिल्ली, इन 3 जानवरों का आना तय है। खैर,
पूछा क्या, पहला निष्कर्ष क्या है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। फिगर क्या दिखा रहा है, डिब्बे का कुत्ते से संबंध क्या है। जब आप डिब्बे का कुत्ते से संबंध देखते हैं तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो ना, डिब्बा अंदर है कुत्ता बाहर, अंदर से बाहर की ओर यदि जाते हो तो ऑल वाला भी सही होता है, सम वाला भी सही होता है। ये फिगर क्या दिखा रहा है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं। ये फिगर क्या दिखा रहा है, सभी डिब्बे कुत्ते हैं। और पूछा क्या, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। क्या हो जाएगा निष्कर्ष, पूरी तरह से गलत, क्योंकि फिगर दिखा रहा है सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर कहता है कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। ठीक, अब भैया जरा इस वाले कंक्लूजन को जरा ध्यान से देखना, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। और फिर है कहता कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब क्या हैं, चूहे। ठीक, जब कहता है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं तो देखो ये कुत्ते वाला सर्कल है, ये चूहे वाला सर्कल है कि नहीं। ठीक, तो कुछ कुत्ते चूहे हैं ऐसा तो हम निश्चित तौर पर बोल सकते हैं। कुछ कुत्ते, क्योंकि कुत्ते का कुछ हिस्सा चूहे में और चूहे का कुछ हिस्सा कुत्ते में आ रहा है, तो कुछ कुत्ते चूहे हैं ऐसा निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं। लेकिन अब बाकी का ये जो चूहा बचा, बाकी का ये जो चूहा बचा, ठीक है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, बाकी का जो ये चूहा बचा ये कुत्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। क्योंकि सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो, सम ए आर बी, ये ए और ये बी, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का मतलब सामान्यतः हम लोग ऐसा समझ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, कि अगर ये दिया हुआ है कुछ ए बी है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बचे हुए ए बी नहीं होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है सिलोगिज्म में भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कुछ ए बी हैं तो बचे हुए ए बी नहीं होंगे। अब अगर कुछ ए बी हैं तो संभावना क्या निकलती है कि ये जो बचा हुआ ए है दैट इज रिमेनिंग ए, रिमेनिंग ए मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी बी। ठीक, तो बचा हुआ जो ए है वो बी हो भी सकता है कि पूरा का पूरा ए हो जाए जो बी हो जाए, और बचा हुआ जो ए है वो बी ना हो, ऐसी भी संभावना पूरी तरह से होती है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरली हम क्या मान लेते हैं कि अगर कुछ ए बी है तो बाकी के ए बी नहीं होंगे, ऐसा पूरी तरह से गलत है। ठीक, तो अगर उसने कहा कि कुछ चूहे कुत्ते हैं तो बचा हुआ चूहा कुत्ता है कि नहीं, यह निश्चित तौर पर नहीं बोला जा सकता। तो जो उसने कंक्लूजन पूछा कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, ये कैसा है, डाउटफुल केस, ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है कुछ सेब चूहे हैं, तो देखो ये सेब वाला सर्कल है, ये चूहे वाला सर्कल है, तो सेब और चूहा आपस में सम का रिलेशन बना रहे कि नहीं बना रहे, और यदि बना रहे हैं तो कुछ सेब चूहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला गलत, तीसरा सही, बीच वाला डाउटफुल है तो ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न का उत्तर केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन भैया ये रहा, क्या पूछता है, ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं। ए केवल सी और ई से लंबा है, बी डी से छोटा लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ए किससे लंबा है, ए केवल सी और ई से लंबा है। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6 लोग। ठीक है, इन 6 लोगों में उसने ए के बारे में जानकारी दी है कि ए केवल सी और ई से लंबा है, यानी ए बाकी लोगों से क्या होगा, छोटा होगा, और केवल किससे लंबा होगा, सी और ई से। तो अगर सी और ई यहां पर आएंगे तो ए का स्थान निश्चित तौर पर यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, कि ए कहां पर आएगा, यहां पर, और ए केवल सी और ई से लंबा है। ठीक है, फिर कहता है बी डी से छोटा है,
ठीक, तो कंफर्म हो गया कि सी और ई अंत में से किसी एक स्थान पर आएंगे। हो सकता है सी यहां पर और ई यहां पर आए, हो सकता है ई यहां पर और सी यहां पर आए। ठीक, कहता है बी डी से छोटा है लेकिन डी सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आगे 3 लोग होंगे। ठीक, बी किससे छोटा है? बी जो है वो छोटा है डी से, लेकिन ये जो डी है ये सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। ठीक, डी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो भैया सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो सकता है? अब डी सबसे लंबा है नहीं, डी से छोटा बी है, ए सी और ई ऑलरेडी छोटे हैं, वो किसी से लंबे हो नहीं सकते। ठीक, तो बचा कौन हमारे पास में? केवल और केवल एफ, यानी सबसे लंबा कौन होगा? एफ, उसके बाद बी और फिर डी और उसके बाद ए सी और ई आ जाएंगे। तो उनमें से सबसे लंबा कौन हो गया? एफ हो गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर। ठीक, ये ऑर्डर रैंकिंग से एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से क्या पूछा गया है? कहता है दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपाई यानी मैमल्स हैं और ना ही उभयचर है यानी कि एम्फीबियंस हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या चाहिए? सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, और ऐसे रेप्टाइल्स चाहिए जो ना तो मैमल्स हो ना ही एम्फीबियंस हो। ठीक, तो एकदम सेपरेट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरीसृप वाला एरिया कौन सा है? अगर हम सरीसृप वाले एरिया को देखते हैं तो ये जो सरीसृप वाला एरिया है वो है रेक्टेंगल। ठीक, सरीसृप में 14, 8, 4, 5 आ रहे हैं, लेकिन ये 8 कौन सा है? ऐसे सरीसृप जो स्तनपाई हैं, 5 ऐसे सरीसृप जो उभयचर हैं और 4 ऐसे सरीसृप हैं जो स्तनपाई होने के साथ साथ उभयचर हैं। तो 8, 4, 5 को नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट कौन है हमारे पास? 14 है। तो रेप्टाइल्स का वो हिस्सा जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये वो रेप्टाइल्स का वो हिस्सा जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये वो हिस्सा है। यानी 14 हमको ऐसे सरीसृप मिलेंगे जो ना तो स्तनपाई और ना ही उभयचर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं। दक्षिणावर्त का मतलब समझते हो? राइट हैंड साइड। कल एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको शाम वाली क्लास में कराया था जिसमें ए से लेकर के एच तक व्यक्ति वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में बैठे थे, और उसमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में उसने पूछा था कि वो कौन सी दिशा में देख रहा होगा। ठीक, तो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये हम लोगों के पास में है। यहां पर भी हमारे पास कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। ठीक, और ये 8 लोग सेंटर की ओर फेस करते हुए बैठे हैं। कंडीशन उसने कही है कि अब की बार बैठाना कैसे है? वामावर्त। लेकिन कहा है, कहता है कि दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। ई कहां पर बैठा है? ई बैठा है उत्तर पश्चिम दिशा में। अब बताओ इसमें से उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है? अब अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, ठीक, तो इसमें से उत्तर पश्चिम दिशा ये होती कि नहीं होती है? हाँ या ना? ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी, यानी ई कहां बैठा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। ई उत्तर पश्चिम दिशा में है, और सब लोग कैसे बैठे हैं? क्लॉकवाइज, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके बैठे हैं। तो अगर ई यहां पर है तो यहां पर एफ, फिर जी, फिर ई एफ के बाद क्या आएगा? जी, जी के बाद एच, एच के बाद फिर से ए बी सी और डी। ये 8 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। कहता है जी का मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो भैया ये रहा जी हमारे पास में। ये जी किस दिशा की ओर देख रहा है? जरा बता सकते हो क्या ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण और पश्चिम। तो जी कहां देख रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। यदि कल गुरुवार था, किसका क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास में कैलेंडर का। यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? याद रखो, पहले क्या देखना है? पूछ रहा 73 दिन पहले, यानी जाना कहां है? बैकवर्ड में। 73 दिन पहले यानी कि बैकवर्ड में जाना है। और कल क्या था? गुरुवार था। कल गुरुवार था,
तो आज क्या होगा? अगर कल गुरुवार था तो आज के दिन फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है, यानी कि शुक्रवार। ठीक, तो भैया हुआ ये है कि यदि कल गुरुवार था, जो बीत गया वो गुरुवार था, इफ यस्टरडे वाज थर्सडे, तो आज कौन सा दिन है? फ्राइडे का। और उसने कहा आज से 73 दिन पहले। ठीक, तो जितने भी दिन पहले या बाद में पूछ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दी गई संख्या को 7 से भाग देकर के रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, 7 दहम 70। ठीक, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3, यानी 3 दिन पहले, 3 दिन बैकवर्ड। तो फ्राइडे से 3 दिन पहले, 1 दिन थर्सडे, 2 दिन वेडनेसडे, 3 दिन ट्यूसडे, यानी आज शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मंगलवार हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं भैया। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा एसएससी जीडी की परीक्षा में। एक क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन कंफर्म। ठीक, क्या कहता है? 144 माइनस 12 प्लस 18 इंटू 6 भागे 24 बराबर 96 समीकरण को बैलेंस करना है। किन दो सिंबल्स को चेंज किया जाए? 18 इंटू 6 बटे 24, 6 चौको 24, 18 से 4 कटेगा नहीं, यानी गुणा और भाग को बदलना पड़ेगा। अगर माइनस और गुणा को बदलते हैं तो गुणा उधर चला जाएगा, 96 नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, कैंसिल मारो इसको। माइनस और प्लस को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कैंसिल मारो। सी गुणा और भाग को बदला जाए तो 18 भागित 6 गुणे 24 बनने के चांस है। आओ जरा देखा जाए, बन सकता है क्या? तो 6 तिया 18, 24 तिया 72 और 144 माइनस 12 132 प्लस 74, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक, माइनस और प्लस, माइनस और भाग। अब कंफर्म है कि यही इसका उत्तर आएगा, बस एक बार करके देख लो। 144 माइनस की जगह क्या आ जाए? डिवाइड, प्लस 18 गुणते 6, फिर माइनस क्या आ जाए? 24 आ जाए। ठीक है, 12 12 हम 144। ठीक है, और 18 इंटू 6 108, 18 95, 18 6 108, 108 माइनस 12, तो 108 में से अगर 12 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है भैया, तो 96 बराबर 96 किसके लिए बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी के लिए बन रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अरुण 3 भाई बहन हैं। अरुण एक व्यक्ति है और वो आपस में 3 भाई बहन हैं। अरुण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। स्टेटमेंट है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं पता करना। ठीक है, तो अरुण, करुणा और तरुण ये 3 भाई बहन हैं। अरुण, करुणा और तरुण ये 3 भाई बहन हैं। ठीक, जिसमें से अरुण की बहन करुणा और उसका भाई तरुण दोनों ही अरुण से, उससे यानी कि अरुण से छोटे हैं। तो अरुण 3 भाई बहन, अरुण, तरुण और करुणा। अरुण सबसे बड़ा है, तरुणा और करुण दोनों ही उससे छोटे हैं। तो पहला निष्कर्ष, करुणा तरुण से बड़ी है। करुणा जो बहन है अरुण की, वो तरुण से बड़ी है। क्या पूरे स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात कहेगी जिससे ये बात निकाली जा सके निष्कर्ष के तौर पर? उसने तो ये कहा है ना कि अरुण से करुणा और तरुण दोनों छोटे हैं। अरुण से करुणा और तरुण दोनों छोटे हैं। अब करुणा और अरुण तरुण में से, करुणा और तरुण में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या निकाला जा सकता है क्या? नहीं। तो पहला निष्कर्ष कि करुणा तरुण से बड़ी है, यह निश्चित तौर पर नहीं निकाला जा सकता, गलत है। फिर कहता है करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं। क्या ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए कोई डेटा हमको दिया गया है स्टेटमेंट में? नहीं, जिससे कि हम बोल सकते कि करुणा और तरुण दोनों समान उम्र के हैं। हो सकता है करुण तरुणा से बड़ा हो सकता है तरुणा करुण से बड़ी हो, दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस हैं। समान आयु के भी हो सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा? गलत। इस दिए गए स्टेटमेंट से हम ये दोनों ही निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। ठीक है, तार्किक रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो प्रश्न का उत्तर क्या दे देंगे? सी। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक, अच्छा
एक और क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने है जो कि है सिलोगिज्म का। तो आप जरा सिलोगिज्म के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सभी पैंट शर्ट हैं और कुछ शर्ट क्या है कोट। जितने भी पैंट हैं सभी क्या हैं शर्ट हैं, कुछ शर्ट क्या हैं कोट हैं और कोई कोट पैंट नहीं है। अच्छा, इस प्रश्न के अनुसार कोई भी जो कोट है वो पैंट नहीं है। पैंट और कोट के बीच में नो का संबंध है। कोई पैंट कोट नहीं है, सभी पैंट क्या हैं शर्ट हैं और कुछ शर्ट क्या है कोट है। तो ये इसका फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर पहला निष्कर्ष देखते हैं तो कहता है कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई भी कोट शर्ट नहीं है, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। जबकि हम फिगर में देखेंगे तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि शर्ट और कोट के बीच में सम का रिलेशन है, यानी कुछ शर्ट कोट हैं, कुछ कोट शर्ट हैं, दोनों स्थितियां हैं, है कि नहीं? क्योंकि शर्ट और कोट के बीच में यदि सम का रिलेशन है तो कुछ कोट शर्ट है कुछ शर्ट कोट है, ये तो निश्चित तौर पर फॉलो करेगा। अब इस पर्टिकुलर फिगर के लिए पूछा उसने है कि कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है। क्या ये कभी सही हो सकता है? क्या नहीं, पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हमको फिगर में दिख रहा है कि कुछ शर्ट कोट हैं और कुछ कोट शर्ट हैं। अब अगर कुछ कोट शर्ट हैं तो कोई भी कोट शर्ट नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है कुछ शर्ट पैंट हैं। जरा इसको देखो भैया, शर्ट का पैंट से, शर्ट का पैंट से बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? शर्ट बाहर है पैंट अंदर है, बाहर से अंदर की ओर अगर आप आ रहे हो शर्ट से पैंट की ओर, तो बाहर से अंदर आने में ऑल वाला डाउटफुल, सम वाला सही। क्या पूछा उसने? कुछ, यानी कि सम। तो क्या हो गया कंक्लूजन? सही हो गया। ठीक, कि कुछ शर्ट पैंट हैं। फिर कहता है कुछ पैंट कोट हैं। कुछ पैंट क्या है? कोट। फिगर क्या कह रहा है? पैंट और कोट के बीच में, पैंट और कोट के बीच में नो का रिलेशन है, दिया गया है। पैंट और कोट के बीच में नो का रिलेशन है। कोई भी पैंट कोट नहीं है, कोई भी कोट पैंट नहीं है। दिया गया है कि नहीं दिया गया? यदि कोई भी कोट पैंट नहीं है और कोई पैंट भी कोट नहीं है तो क्या कुछ पैंट कभी कोट हो सकती है? क्या नहीं ना। अगर कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी, तो किसी भी ए के बी होने की संभावना होगी क्या? नहीं। जब वो कह रहा है सीधे सीधे स्टेटमेंट में और फिगर में कि कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए भी कभी बी नहीं होंगे। तो अगर कह रहा है कि कोई कोट पैंट नहीं है तो कुछ पैंट कोट नहीं होंगे, ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विषम युग्म छांटिए। कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया और हेमिस। ये फंसा देगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को फंसा देगा। कमेंट करके जरा बताओ क्या उत्तर दोगे इसका। कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया और हेमिस, इन चारों में से विषम छांटना है, अलग छांटना है, इनमें से अलग कौन सा है? कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया और हेमिस में से अलग कौन सा है? चलो, कथकली डांस होता है, ठीक है, डांस का एक फॉर्म है। कुचिपुड़ी भी डांस का एक फॉर्म है, ठीक है। कथकली डांस का एक फॉर्म है, कुचिपुड़ी डांस का एक फॉर्म है। सत्रिया और हेमिस, अच्छा कथकली और कुचिपुड़ी के बारे में तो ध्यान है, पता है कि ये डांस के फॉर्म है, कंफ्यूज करेंगे सत्रिया और हेमिस, है कि नहीं? तो हेमिस, अगर कथकली और कुचिपुड़ी डांस है तो सत्रिया और हेमिस में कौन सा डांस है? अगर हम निकालते हैं तो हेमिस भी एक डांस नहीं है, सत्रिया एक डांस है, ठीक है। सत्रिया कहां का? असम का डांस है, ठीक है, असम फोक डांस, असम का लोक नृत्य, ठीक है। तो सत्रिया क्या है? असम का फोक डांस है। तो अलग कौन सा हो जाएगा?
हेमिस अलग हो जाएगा। अब हेमिस है क्या आखिरकार? तो हेमिस एक नेशनल पार्क है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1981 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। कहां पर है? पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में है। ठीक, और हेमिस जो है ये हेमिस मठ के लिए भी फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? हेमिस मठ के लिए। हेमिस मठ के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। 1672 ईस्वी में, ठीक है, वहां के राजा थे सेंसिंगल नागमग्याल, सेंसिंगल नागग्याल करके वहां के राजा थे, जिन्होंने 1672 में हेमिस मठ की स्थापना की थी। तो हेमिस क्या है? नेशनल पार्क, 1981 में स्टैब्लिश्ड हुआ था पूर्वी लद्दाख में, और हेमिस मठ के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? यही हेमिस इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। उस संख्या का चयन करें जिनकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध समुच्चयों की संख्याओं में है। यानी 8 और 6 का आपस में जो संबंध है, और 343 और 81 का आपस में जो संबंध है, वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 12 के साथ कैसे होगा? ठीक है, क्या संबंध निकाल सकते हैं, क्या संबंध बना सकते हैं? 343 7 का क्यूब नजर आता है, और ये 21 लिखा है, तो 7 या 21 कर सकते हैं। पर क्या ये ऐसा करना जायज होगा? 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 2 तिहाई 6। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भैया। ऐसा कैसे होगा कि नहीं बनेगा? तो हो क्या रहा है असल में? 8 क्या है? 2 का क्यूब, और फिर 2 इंटू 3 कर दो तो क्या मिलता है? 6। 343 7 का क्यूब है, 7 इंटू 3 करो तो क्या मिलता है? 21। सिमिलर पैटर्न में, ठीक है, सिमिलर पैटर्न में हमको क्या मिल जाएगा? यहां क्यूब वाली संख्या कौन सी है? 24, 84, 72, 64। क्यूब वाली संख्या है 64, यानी यहां पर क्या आएगा? यहां पर 64 आएगा, जो कि होता है 4 का क्यूब, और 7 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, 64 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 20। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर आकृति का दर्पण पर निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, लेकिन अब की जो दर्पण है वो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। एक तरह से वाटर इमेज जैसी आकृति बनेगी। बताओ जरा इसका उत्तर क्या आएगा? अगर वाटर इमेज जैसी आकृति बनेगी तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल करो। ये जो V है वाटर इमेज इसका ऐसा बन जाएगा, इधर सीधे सीधे दिया है, संभव ही नहीं है। ठीक, संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को कैंसिल करो। ये जो 5 दिया गया है, अगर इस 5 का हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इस 5 का जो मिरर इमेज है वो ऐसा बन जाएगा। ये 5 का मिरर इमेज बनेगा जी जैसा। ठीक है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक, तो इसको भी कैंसिल कर दो। अब सही से बना नहीं है, अभी उल्टा बन गया है। अब बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा ऐसे। अब सही, ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद अगर बाकी आकृति पर चलते हैं तो अच्छा, बी वाला कैंसिल हो गया। अब इसके बाद कौन सी आकृति बच रही है हमारे पास में? 2। अगर आकृति 2 को देखेंगे तो भैया 2 वाली आकृति में ये आकृति जो ऐसी है एज इट इज रहेगी। ठीक, और ये आकृति घूम करके ऐसे बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसी आकृति हमको
डी वाले में नहीं मिल रही तो ये भी कैंसिल, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो कितने कौन सा, हाँ प्रश्न संख्या 20। तो आज के सत्र के 20 के 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, अलग अलग चैप्टर से ये 20 क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए। ठीक, तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोगों ने समझी वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के सत्र को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त। ये है रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप, जो चैनल है यूट्यूब रीजनिंग एक्सप्रेस, उसका ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक, साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको ऐप के डाउनलोड लिंक पर पहुंचा देगा और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों करें डाउनलोड, क्या जरूरत है, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे ऐप में मोबाइल नंबर से या ईमेल से, तो आपको एक बैच नजर आएगा यूपी पुलिस के लिए, जिसकी कीमत है 501। बैच नहीं खरीदना, ठीक, उस बैच पर क्लिक करना, तो एक क्लास उस बैच की फ्री अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और वो क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज की। चूंकि रीजनिंग की जो आत्मा बसती है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में बसती है, तो आत्मा के लिए पैसे तो लिए नहीं जाएंगे, है कि नहीं, तो वो क्लास फ्री है, उस क्लास को देख लो, जिससे कि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज याद हो जाएं, लेफ्ट से भी राइट से भी, और अपोजिट वैल्यूज भी आपको याद हो जाएंगी। जो अप्रोच जो लॉजिक वहां पर है, रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, साथ ही साथ आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है रीजनिंग एक्सप्रेस, या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल पर अपने आप को, और इसका ज्वाइनिंग लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्यों ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के लिए पीछे आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपको यहाँ पर क्लास का शेड्यूल और क्लास का लिंक टाइमली शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, और आपका यदि कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उस डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बस फिर आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर पहली बार आए हैं क्लास में तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस को, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और सबसे जरूरी बात, इस क्लास को शेयर करना मत भूलना। जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास और इस चैनल को, तो जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके एसएससी जीडी की परीक्षा के पहले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों रीजनिंग पढ़ सकें यहाँ पर और अपनी रीजनिंग को बेहतर कर सकें, रीजनिंग का डर पूरी तरह से खत्म कर सकें। ठीक है, आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब लोग खूब खुश रहो, मस्त रहो, मौज करो। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।